नमस्कार, वन पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए धर्मवीर भारती का लिखा प्रसिद्ध लेख गुनाहों का देवता, एपिसोड 19। देखो, अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया, जेनी को स्वीकार कर लिया। चाहे यह जीवन का सत्य ही क्यों न हो, पर महत्ता तो निषेध में होती है। सबसे बड़ा आदमी वह होता है जो अपना निषेध कर दे, लेकिन मैं अब साधारण आदमी हूँ, सस्ती किस्म का अदना व्यक्ति। मुझे कितना दुख है आज। मेरा तोता भी मर गया और मेरी असाधारणता भी, और बर्टी फिर तोते की कब्र के पास सिर झुकाकर बैठ गया। वह घर पहुंचा तो उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने उफनी हुई चांदनी चूमी थी। उसने तरुणाई के चांद को स्पर्शों से सहरा दिया था। उसने नीली बिजलियां चूमी थी। प्राणों की सहरन और गुदगुदी से खेलकर वह आ रहा था। वह पम्मी के होठों के गुलाबों को चूम चूम कर गुलाबों के देश में पहुंच गया था, और उसकी नसों में बहते हुए रस में गुलाब झूम उठे थे। वह सिर से पैर तक एक मदहोश प्यास बना हुआ था। घर पहुंचा तो जैसा उल्लास से उसका अंग अंग नाच रहा हो। बिंती के प्रति दोपहर को जो आक्रोश उसके मन में उभर आया था, वह भी शांत हो गया था। बिंती ने आकर खाना रखा। चंदर ने बहुत हंसते हुए बड़े मीठे स्वर में कहा, बिंती, आज तुम भी खाओ। नहीं, मैं नीचे खाऊंगी। अरे चल बैठ, गिलहरी, चंदर ने बहुत दिन पहले के स्नेह के स्वर में कहा, और बिंती के पीठ में एक घूंसा मारकर उसे पास बिठा लिया। आज तुम्हें नाराज नहीं रहने देंगे। ले खा, पगली। नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार जागता है। बिंती के मन का सारा स्नेह सूख सा गया था। वह चिड़चिड़ी, स्वाभिमानी, गंभीर और रूखी हो गई थी। लेकिन औरत बहुत कमजोर होती है। ईश्वर न करे कोई उसके हृदय की ममता को छू ले। वह सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अगर कोई किसी तरह उसके मन के रस को जगा दे तो वह फिर अपना सब अभिमान भूल जाती है। चंदर ने, जब वह यहाँ आई थी, तभी से उसके हृदय की ममता जीत ली थी। इसलिए चंदर के सामने सदा झुकती आई, लेकिन पिछली बार से चंदर ने ठोकर मारकर सारा स्नेह बिखेर दिया था। उसके बाद उसके व्यक्तित्व का रस सूखता ही गया। क्रोध जैसे उसकी भौहों पर रखा रहता था। आज चंदर ने उसको इतने दुलार से बुलाया तो लगा वह जाने कितने दिनों का भूला स्वर सुन रही है। चाहे चंदर के प्रति उसके मन में कुछ भी आक्रोश क्यों न हो, लेकिन वह इस स्वर का आग्रह नहीं टाल सकती, यह वह भली प्रकार जानती थी। वह बैठ गई। चंदर ने एक कौर बनाकर बिंती के मुंह में दे दिया। बिंती ने खा लिया। चंदर ने बिंती की बाह में चुटकी काट कर कहा, अब दिमाग ठीक हो गया पगली का? इतने दिनों से अकड़ी फिरती थी। हूँ, बिंती ने बहुत दिन के भूले हुए स्नेह के स्वर में कहा। खुद ही तो अपना दिमाग बिगाड़े रहते हैं और हमें इल्जाम लगाते हैं। तरकारी ठंडी तो नहीं है। दोनों में सुलह हो गई। जाड़ा अब काफी बढ़ गया था। खाना खा चुकने के बाद बिंती शाल ओढ़े चंदर के पास आई और बोली, लो, इलायची खाओगे? चंदर ने ले ली। छीलकर आधे दाने खुद खा लिए, आधे बिंती के मुंह में दे दिए। बिंती ने धीरे से चंदर की अंगुली दांत से दबा दी। चंदर ने हाथ खींच लिया। बिंती उसी के पलंग पर पास ही बैठ गई और बोली, याद है तुम्हें? इसी पलंग पर तुम्हारा सिर दबा रही थी तो तुमने शीशी फेंक दी थी। हाँ, याद है। अब कहो तुम्हें उठाकर फेंक दूं? चंदर आज बहुत खुश था। मुझे क्या फेंकोगे? बिंती ने शरारत से मुंह बनाकर कहा, मैं तुमसे उठूंगी ही नहीं। जब अंगों का तूफान एक बार उठना सीख लेता है तो दूसरी बार उठते हुए उसे देर नहीं लगती। अभी वह अपने तूफान में पम्मी को पीस कर आया था। सिरहाने बैठी हुई बिंती हल्का बादामी शाल ओढ़े रह रहकर मुस्कराती और गालों पर फूलों के कटोरे खिल जाते, आंख में एक नई चमक। चंदर थोड़ी देर देखता रहा। उसके बाद उसने बिंती को खींचकर कुछ हिचकते हुए बिंती के माथे पर अपने होठ रख दिए। बिंती कुछ नहीं बोली।
चुपचाप अपने को छुड़ाकर सिर झुकाए बैठी रही और चंदर के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी अंगुलियां चिटकाती रही। सहसा बोली, अरे तुम्हारे कफ का बटन टूट गया है, लाओ सिल दूं। चंदर को पहले कुछ आश्चर्य हुआ, फिर कुछ ग्लानि। बिंती कितना समर्पण करती है उसके सामने वह, लेकिन उसने अच्छा नहीं किया। पम्मी की बात दूसरी है, बिंती की बात दूसरी। बिंती के साथ एक पवित्र अंतर ही ठीक रहता। बिंती आई और उसके कफ में बटन सीने लगी। सीते सीते बचे हुए डोरे को दांत से तोड़ती हुई बोली, चंदर एक बात कहें मानोगे? क्या? पम्मी के यहाँ मत जाया करो। क्यों? पम्मी अच्छी औरत नहीं है। वह तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम्हें बिगाड़ती है। यह बात गलत है बिंती। तुम इसीलिए कह रही हो न कि उसमें वासना बहुत तीखी है। नहीं, यह नहीं। उसने तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक नशा, एक वासना दी, कोई ऊंचाई, कोई पवित्रता नहीं। कहाँ दीदी, कहाँ पम्मी? किस स्वर्ग से उतरकर तुम किस नरक में फंस गए? पहले मैं भी यही सोचता था बिंती, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि माना किसी लड़की के जीवन में वासना ही तीखी है, तो क्या इसी से वह निंदनीय है? क्या वासना स्वत में निंदनीय है? गलत। यह तो स्वभाव और व्यक्तित्व का अंतर है बिंती। हरेक से हम कल्पना नहीं मांग सकते, हरेक से वासना नहीं पा सकते। बादल है, उस पर किरण पड़ेगी, इंद्रधनुष ही खिलेगा। फूल है, उस पर किरण पड़ेगी, तबस्सुम ही आएगा। बादल से हम मांगने लगे तबस्सुम और फूल से मांगने लगे इंद्रधनुष, तो यह तो हमारी एक कवित्वमी भूल होगी। माना एक लड़की के जीवन में प्यार आया, उसने अपने देवता के चरणों पर अपनी कल्पना चढ़ा दी। दूसरी के जीवन में प्यार आया, उसने चुंबन, आलिंगन और गुदगुदी की बिजलियां दी। एक बोली, देवता मेरा शरीर चाहे जिसका हो, मेरी पूजा भावना, मेरी आत्मा तुम्हारी है और वह जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी रहेगी। और दूसरी दीपशिखा सी लहराकर बोली, दुनिया कुछ कहे, अब तो मेरा तनमन तुम्हारा है। मैं तो बेकाबू हूँ, मैं करूँ क्या? मेरे तो अंग जैसे अलसा कर चूर हो गए हैं तुम्हारी गोद में गिर पड़े के लिए। मेरी तरुणाई पुलक उठी है तुम्हारे आलिंगन में पिस जाने के लिए। मेरे लाज के बंधन जैसे शिथिल हुए जाते हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ? कैसा नशा पिला दिया है तुमने, मैं सब कुछ भूल गई हूँ। तुम चाहे जिसे अपनी कल्पना दो, अपनी आत्मा दो, लेकिन एक बार अपने जलते हुए होठों में मेरे नरम गुलाबी होठ समेट लो ना। बताओ बिंती, क्यों पहली की भावना ठीक है और दूसरी की प्यास गलत? बिंती कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, चंदर तुम बहुत गहराई से सोचते हो, लेकिन मैं तो एक मोटी सी बात जानती हूँ कि जिसके जीवन में वह प्यास जग जाती है वह फिर किसी भी सीमा तक गिर सकता है, लेकिन जिसने त्याग किया, जिसकी कल्पना जागी, वह किसी भी सीमा तक उठ सकता है। मैंने तो तुम्हें उठते हुए देखा है। गलत है बिंती, तुमने गिरते हुए देखा है मुझे। तुम मानोगी कि सुधा से मुझे कल्पना ही मिली थी, त्याग ही मिला था, पवित्रता ही मिली थी, पर वह कितनी दिन टिकी? और तुम यह कैसे कह सकती हो कि वासना आदमी को नीचे ही गिराती है? तुम आज ही की घटना लो। तुम यह तो मानोगी कि अभी तक मैंने तुम्हें अपमान और तिरस्कार ही दिया था। खैर, उसकी बात जाने दो। बिंती बोली, नहीं, बात आ गई तो मैं साफ कहता हूँ कि आज मैंने तुम्हारा प्रतिदान देने की सोची। आज तुम्हारे लिए मन में बड़ा स्नेह उमड़ आया। क्यों? जानती हो, पम्मी ने आज अपने बाहुपाश में कसकर जैसे मेरे मन की सारी कटुता, सारा विष खींच लिया। मुझे लगा बहुत दिन बाद मैं फिर पिशाच नहीं, आदमी हूँ। यह वासना का ही दान है। तुम कैसे कहोगी कि वासना आदमी को नीचे ही ले जाती है? बिंती कुछ नहीं बोली। चंदर भी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन एक बात पूछूं बिंती? क्या? बहुत अजबसी बात है। सोच रहा हूँ पूछूं या न पूछूं। पूछो न।
अभी मैंने तुम्हारे माथे पर होठ रख दिए, तुम कुछ भी नहीं बोली, और मैं जानता हूँ यह कुछ अनुचित सा था। तुम पम्मी नहीं हो, फिर भी तुमने कुछ भी विरोध नहीं किया। बिंती थोड़ी देर तक चुपचाप अपने पाँव की ओर देखती रही, फिर शाल के छोर से एक डोरा खींचते हुए बोली, चंदर, मैं अपने को कुछ समझ नहीं पाती। सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे मन में तुम जाने क्या हो, इतने महान हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाती, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी करने से अपने को रोक नहीं सकती। लगता है तुम्हारा व्यक्तित्व, उसकी शक्ति और उसकी दुर्बलताएं, उसकी प्यास और उसका संतोष इतना महान है, इतना गहरा है कि उसके सामने मेरा व्यक्तित्व कुछ भी नहीं है। मेरी पवित्रता, मेरी अपवित्रता, इन सबसे ज्यादा महान तुम्हारी प्यास है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा भी स्नेह है तो तुम पम्मी से संबंध तोड़ लो। दीदी से अगर मैं बताऊंगी तो जाने क्या हो जाएगा। और तुम जानते नहीं दीदी अब कैसी हो गई है। तुम देखो तो आंसू। बस चंदर ने अपने हाथ से बिंती का मुंह बंद करते हुए कहा, सुधा की बात मत करो, तुम्हें कसम है। जिंदगी के जिस पहलू को हम भूल चुके हैं उसे कुरेदने से क्या फायदा। अच्छा, चंदर का हाथ हटाकर बिंती बोली, लेकिन पम्मी को अपनी जिंदगी से हटा दो। यह नहीं हो सकता बिंती, चंदर बोला, और जो कहो वह मैं कर दूंगा। हाँ, तुम्हारे प्रति आज तक जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। चंदर, मुझे शर्मिंदा मत करो, काफी रात हो गई थी। चंदर लेट गया। बिंती ने उसे रजाई उठा दी और टेबल पर बिजली का स्टैंड रखकर बोली, अब चुपचाप सो जाओ। बिंती चली गई। चंदर पड़ा सोचने लगा, दुनिया गलत कहती है कि वासना पाप है। वासना से भी पवित्रता और क्षमाशीलता आती है। पम्मी से उसे जो कुछ मिला वह अगर पाप है तो आज चंदर ने जो बिंती को दिया उसमें इतनी क्षमा, इतनी उदारता और इतनी शांति क्यों थी। उसके बाद बिंती को वह बहुत दुलार और पवित्रता से रखने लगा। कभी कभी जब वह घूमने जाता तो बिंती को भी ले जाता था। न्यू ईयर्स डे के दिन पम्मी ने दोनों की दावत की। बिंती पम्मी के पीछे चाहे चंदर से पम्मी का विरोध कर ले पर पम्मी के सामने बहुत शिष्टता और स्नेह का बर्ताव करती थी। डॉक्टर साहब की दिल्ली जाने की तैयारी हो गई। बिंती ने कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन करा लिया था। अब वह पहले डॉक्टर साहब के साथ शाहजहांपुर जाएगी और तब दिल्ली। निश्चय करते करते अंत में 1 फरवरी को वे लोग गए। स्टेशन पर बहुत से विद्यार्थी और डॉक्टर साहब के मित्र उन्हें विदा देने के लिए आए थे। बिंती विद्यार्थियों की भीड़ से घबराकर इधर चली आई और चंदर को बुलाकर कहने लगी, चंदर, दीदी के लिए एक खत तो दे दो। नहीं, चंदर ने बहुत रूखे और दृढ़ स्वर में कहा। बिंती कुछ क्षण तक एकटक चंदर की ओर देखती रही, फिर बोली, चंदर, मन की श्रद्धा चाहे अब भी वैसी हो, लेकिन तुम पर अब विश्वास नहीं रहा। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ हंस पड़ा। फिर बोली, चंदर, अगर कभी कोई जरूरत हो तो जरूर लिखना, मैं चली आऊंगी, समझे। और फिर चुपचाप जाकर बैठ गई। जब चंदर लौटा तो उसके साथ कई साथी प्रोफेसर थे। घर पहुंचकर वह कार लेकर पम्मी के यहाँ चल दिया। पता नहीं क्यों बिंती के जाने का चंदर को कुछ थोड़ा सा दुख था। गर्मी का मौसम आ गया था। चंदर सुबह कॉलेज जाता, दोपहर को सोता और शाम को वह नियमित रूप से पम्मी को लेकर घूमने जाता। डॉक्टर साहब कार छोड़ गए थे। कार पम्मी और चंदर को लेकर दूर दूर का चक्कर लगाया करती थी। इस बार उसने अपनी छुट्टियां दिल्ली में ही बिताने की सोची थी। पम्मी ने भी तय किया था कि मसूरी से लौटते समय जुलाई में वह 1 हफ्ते आकर डॉक्टर शुक्ला की मेहमानी करेगी और दिल्ली के पूर्व परिचितों से भी मिल लेगी। यह नहीं कहा जा सकता कि चंदर के दिन अच्छी तरह नहीं बीत रहे थे। उसने अपना अतीत भुला दिया था और वर्तमान को वह पम्मी की नशीली निगाहों में डुबो चुका था। भविष्य की उसे कोई खास चिंता नहीं थी।
उसे लगता था कि यह पम्मी की निगाहों के बादलों और स्पर्शों के फूलों की जादू भरी दुनिया अमर है, शाश्वत है। इस जादू ने हमेशा के लिए उसकी आत्मा को अभिभूत कर लिया है। ये होठ कभी अलग न होंगे, यह बाहुपाश इसी तरह उसे घेरे रहेगा और पम्मी की गर्म तरुण सांसें सदा इसी प्रकार उसके कपोलों को सहराती रहेंगी। आदमी का विश्वास हमेशा सीमाएं और अंत भूल जाने का आदी होता है। चंदर भी सब कुछ भूल चुका था। अप्रैल की एक शाम, दिन भर लू चलकर अब थक गई थी, लेकिन दिन भर की लू की वजह से आसमान में इतनी धूल भर गई थी कि धूप भी हल्की पड़ गई थी। माली बाहर छिड़काव कर रहा था। चंदर सोकर उठा था और सुस्ती मिटा रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठा, दिशाओं की ओर निरुद्देश्य देखने लगा। बड़ी उदासी शाम थी। सड़क भी बिल्कुल सूनी थी। सिर्फ दो एक साइकिल सवार लू से बचने के लिए कानों पर तौलियां लपेटे हुए चले जा रहे थे। एक बर्फ का ठेला भी चला जा रहा था। जाओ, बर्फ ले आओ, चंदर ने माली को पैसे देते हुए कहा। माली ने ठेला वाले को बुलाया। ठेला वाला आकर फाटक पर रुक गया। माली बर्फ तुड़वा ही रहा था कि एक रिक्शा, जिस पर पर्दा बंधा था, वह भी फाटक के पास मुड़ा और ठेले के पास आकर रुक गया। ठेला वाले ने ठेला पीछे किया। रिक्शा अंदर आया। रिक्शा में कोई पर्दानशीन औरत बैठी थी, लेकिन रिक्शा के साथ कोई नहीं था। चंदर को ताज्जुब हुआ, कौन पर्दानशीन यहाँ आ सकती है। रिक्शा से एक लड़की उतरी जिसे चंदर नहीं जानता था, लेकिन बाहर का पर्दा जितना गंदा और पुराना था, लड़की की पोशाक उतनी ही साफ और चुस्त। वह सफेद रेशम की सलवार, सफेद रेशम का चुस्त कुर्ता और उस पर बहुत हल्के शरबती फालसी रंग की चुन्नी ओढ़े हुई थी। वह उतरी और रिक्शा वाले से बोली, अब घंटे भर में आकर मुझे ले जाना। रिक्शा वाला सिर हिलाकर चल दिया और वह सीधे अंदर चल दी। चंदर को बड़ा अचरज हुआ। यह कौन हो सकती है जो इतनी बेतकल्लुफी से अंदर चल दी। उसने सोचा, शायद शरणार्थियों के लिए चंदा मांगने वाली कोई लड़की हो, मगर अंदर तो कोई है ही नहीं। उसने चाहा कि रोक दे, फिर उसने नहीं रोका। सोचा, खुद ही अंदर खाली देखकर लौट आएगी। माली बर्फ लेकर आया और अंदर चला गया। वह लड़की लौटी। उसके चेहरे पर कुछ आश्चर्य और कुछ चिंता की रेखाएं थी। अब चंदर ने उसे देखा। एक सांवली लड़की थी, कुछ उदास, कुछ बीमार सी लगती थी। आंखें बड़ी बड़ी लगती थी जो रोना भूल चुकी हैं और हंसने में भी अशक्त हैं। चेहरे पर एक पीली छां थी। ऐसा लगता था देखने ही से कि लड़की दुखी है पर अपने को संभालना जानती है। वह आई और बड़ी फीकी मुस्कान के साथ बड़ी शिष्टता के स्वर में बोली, चंदर भाई सलाम। सुधा क्या ससुराल में है? चंदर का आश्चर्य और भी बढ़ गया। यह तो चंदर को जानती भी है। जी हाँ, वह ससुराल में है। आप और बिंती कहाँ है? लड़की ने बात काट कर पूछा। बिंती दिल्ली में है। क्या उसकी भी शादी हो गई? जी नहीं, डॉक्टर साहब आजकल दिल्ली में है। वह उन्हीं के पास पढ़ रही है। बैठ तो जाइए, चंदर ने कुर्सी खिसकाकर कहा। अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं अब? नौकर हो गए होंगे? जी हाँ, चंदर ने अचरज में डूबकर कहा। लेकिन आप इतनी जानकारी और परिचय की बातें कर रही हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्षमा कीजिएगा। वह लड़की हंसी, जैसे अपनी किस्मत, जिंदगी, अपने इतिहास पर हंस रही हो। आप मुझको कैसे पहचान सकते हैं? मैं जरूर आपको देख चुकी थी। मेरे आपके बीच में दरअसल एक रोशनदान था। मेरा मतलब सुधा से है। ओह, मैं समझा, आप गेसू हैं। जी हाँ, और गेसू ने बहुत तमीज से अपनी चुन्नी ओढ़ ली। आप तो शादी के बाद जैसे बिल्कुल खो ही गईं। अपनी सहेली को भी एक खत नहीं लिखा। अख्तर मियां मजे में है। आपको यह सब कैसे मालूम?
बहुत आकुल होकर गेसु बोली और उसकी पीली आंखों में और भी मैलापन आ गया। मुझे सुधा से मालूम हुआ था। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आप हम लोगों को एक दावत जरूर देंगी, लेकिन कुछ मालूम ही नहीं हुआ। एक बार सुधा जी ने मुझे आपके यहाँ भेजा तो मालूम हुआ कि आप लोगों ने मकान ही छोड़ दिया है। जी हाँ, मैं देहरादून में थी। अम्मीजान वगैरह सभी वहीं थी। अभी हाल में वहां कुछ पनाहगीर पहुंचे। पनाहगीर? जी, पंजाब के सिख वगैरह। कुछ झगड़ा हो गया तो हम लोग चले आए। अब हम लोग यहीं हैं। अख्तर मियाँ कहाँ हैं? मिर्जापुर में पीतल का रोजगार कर रही हैं और उनकी बीवी देहरादून में थी। यह सजा क्यों दी आपने उन्हें? सजा की कोई बात नहीं, गेसु का स्वर घुटता हुआ सा मालूम दे रहा था। उनकी बीवी उनके साथ है। क्या मतलब? आप तो अजबसी बातें कर रही हैं। अगर मैं भूल नहीं करता तो आपकी शादी। जी हाँ, बड़ी ही उदास हंसी हंसकर गेसु बोली, आपसे चंदर भाई, मैं क्या छिपाऊंगी, जैसे सुधा वैसे आप। मेरी शादी उनसे नहीं हुई। अरे गुस्ताखी माफ कीजिएगा, सुधा तो मुझसे कह रही थी कि अख्तर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली कहानी तक शब्दों की दुनिया में डूबे रहे। धन्यवाद।